ओके, चैप्टर 10 हमने स्टार्ट करना है। चैप्टर 10 हमारा है लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर चैप्टर जो है वो हम लोगों ने इसलिए देखना है क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे बिजनेस के पास जो रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, हमारे बिजनेस के पास कुछ कंपनी लिमिटेड रिसोर्सेज उसके पास होते हैं। उन रिसोर्सेज के अंदर लिमिटेड, या आप इनको स्कार्स रिसोर्सेज भी कह सकते हो, कम रिसोर्सेज होते हैं। कंपनी ने इन्हीं कम रिसोर्सेज की मौजूदगी के अंदर ही अपनी एक्टिविटीज को अचीव करना होता है। मतलब इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होते कि आप की जितनी विश होती है कि हम इतनी ज्यादा प्रोडक्शन करें, इतना ज्यादा बेनिफिट कमाएं, उतना नहीं कमा पा रहे होते। बट फिर आपको उसी लिमिटिंग फैक्टर के अंदर रहते हुए ही क्या करना पड़ता है, अपनी एक्टिविटीज को इस तरह परफॉर्म करना पड़ता है कि आप मैक्सिमम बेनिफिट जनरेट कर सको। तो इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि कभी कभी कंपनी के पास मटेरियल लिमिटेड होता है, कभी कभी कंपनी के पास लेबर लिमिटेड होता है। लेबर लिमिटेड होने का मतलब ये नहीं है कि लोग कम होते हैं, टाइम कम होता है, आवर्स कम होते हैं। उन कम आवर्स के अंदर ही आपको डिमांड पूरी करनी होती है, जो कस्टमर ने ऑर्डर दिया हुआ उतने ही टाइम में पूरा करना होता है। तो बेसिकली इस चैप्टर का मकसद ये है कि अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आपके पास कम रिसोर्सेज हैं, तो उन कम रिसोर्सेज के रहते हुए आप अपनी एक्टिविटीज को कैसे चलाओगे। तो इसके अंदर डिफरेंट मेथड्स हैं लिमिटिंग फैक्टर को डील करने के लिए। वो सारे फैक्टर हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे यहाँ पे पहले हम देखेंगे कि लिमिटिंग फैक्टर होता क्या है, फिर उसको डील करने के तरीके कौन कौन से हैं। पहली बात यह है कि पहले सिंपल लिमिटिंग फैक्टर देखा जाएगा। सिंपल लिमिटिंग फैक्टर के लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है, कैसे पता चलेगा कि ये लिमिटिंग फैक्टर है। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एक ही क्वेश्चन के अंदर दो लिमिटिंग फैक्टर या दो से ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर बताए जाते हैं। मतलब बोला जाता है कि ये भी लिमिटेड है या और ये भी लिमिटेड है, बट उसके अंदर होता एक्चुअली एक लिमिटिंग फैक्टर है। जब मतलब बहुत ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर होते हैं, उनके अंदर इन एक्चुअल एक ही लिमिटिंग फैक्टर होता है। उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, लीनियर प्रोग्रामिंग से। फिर हमने ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान कैसे बनाना है। अगर एक लिमिटिंग फैक्टर है तो ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान आपको, ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान या ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान जो होता है वो बेस्ट प्लान होता है। मतलब जिसके अंदर आप ऐसा प्लान बनाते हो कि आपकी प्रोडक्शन आपको मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जनरेट करके दे। फिर उसके ग्राफिकल सोल्यूशन क्या होते हैं, जैसे हम लोगों ने इक्वेशन पढ़ी हुई है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स वाली, उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोग इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे। फिर अलजेब्रिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं वो भी हमने इस चैप्टर के अंदर देखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने लिमिटिंग फैक्टर को। लिमिटिंग फैक्टर क्या चीज होती है? लिमिटिंग फैक्टर वो फैक्टर होता है जो आपकी एक्टिविटीज को लिमिट कर देगा, स्टॉप करेगा, यानी कि लिमिट कर देगा कि इतनी आप सिर्फ इतना काम आप कर सकते हैं। A limiting factor is the factor that prevents company from achieving the level of activity that it would like to। इसका मतलब यह है कि लिमिटिंग फैक्टर वो फैक्टर है कि जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव को उस तरह पूरा नहीं होने देता जो कंपनी जिस तरह से चाह रही होती है। मतलब जिस तरह से कंपनी की विश है उस तरह से वो लिमिटिंग फैक्टर आपको अचीव नहीं करने दे रहा होता। लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस लुक एट यूजिंग द कंट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट। लिमिटिंग फैक्टर हमने पीछे भी यही पढ़ा था कि कंट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट हमें आगे बहुत जगहों पे काम आने वाला है। कंट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट को हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में यूज करना है। कंट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट को हमने जॉब बैच के अंदर यूज किया है। और अब हम कंट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट को लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन मेकिंग के चैप्टर में यूज कर रहे हैं। यहाँ पे स्कार रिसोर्सेज होते हैं। वो कह रहा है स्कार रिसोर्सेज आर व्हेन वन आर मोर मैन्युफैक्चरिंग इनपुट्स, जैसे कि मटेरियल एक या एक से ज्यादा कोई भी जो हमारे फैक्टर्स हैं, इनपुट्स हैं, प्रोडक्शन के फैक्टर जो हैं, मटेरियल मटेरियल हो सकता है, लेबर आवर हो सकते हैं, मशीन का टाइम हो सकता है, वो आपके पास शॉर्ट सप्लाई में हो। मतलब कंपनी आपको कहे कि आपके पास सिर्फ 10,000 है, 10,000 का मटेरियल आप यूज कर सकते हो और इसके अंदर आपने प्रोडक्ट बनानी है। हालांकि आपको चाहिए शायद 12,000 उसके लिए हो, बट आपने उसका प्लान ऐसे बनाना है कि 10,000 के अंदर भी आपको फायदा हो रहा हो। Production can also be affected the number of units of a product that is likely to be demanded in a period। प्रोडक्शन वो कह रहा है कि इस तरह भी इफेक्ट होती है कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हमने प्रोडक्ट के बनाने हैं पीरियड के अंदर और उनको सेल कितना करना है। तो जाहिर है जितने प्रोडक्शन यूनिट्स जितने डिमांड होती है उतने ही सेल नहीं हो रहे होते। हम कुछ क्लोजिंग में भी रखते हैं, वो जैसे बजट्स होते हैं हमें क्लोजिंग में भी रखना होता है, कुछ अपने भी पड़े हुए होते हैं, ओपनिंग भी पड़े हुए होते हैं।
एनीवेज हम लोग स्टार्ट करते हैं व्हाट इज लिमिटिंग फैक्टर। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसके अंदर पूरा का पूरा हमें डाटा दिया गया है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा क्या गया है, कमेंट्स ऑन वेदर द मशीन आर्स आर मटीरियल लिमिटिंग फैक्टर। कौन सा हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर है, मशीन आर लिमिटिंग फैक्टर है या फिर मटीरियल लिमिटिंग फैक्टर है। ऊपर हमें डाटा दिया गया है, सपोज ए लिमिटेड मेक्स टू प्रोडक्ट। ए कंपनी है जो कि दो प्रोडक्ट बनाती है, एक्स एंड वाई। बोथ प्रोडक्ट यूजेस सेम मशीन आर्स एंड द सेम मटेरियल। मतलब वो कह रहा है कि दोनों सेम मटेरियल यूज कर रहा है, सेम मशीन आर यूज कर रहा है। 600 आवर्स आपको दिए गए हैं मशीन आवर्स, और $800 का आपको मटीरियल दिया गया है। ठीक है, मशीन आवर्स आपको 800, जबकि अवेलेबल आपको मटेरियल कितने का अवेलेबल है, 800 का। इंडिविजुअल प्रोडक्ट डिटेल एज फॉलोज। प्रोडक्ट आपको दी गई है, इंडिविजुअल मतलब पर यूनिट का डाटा दिया गया है। मशीन का पर यूनिट ये दिया गया है, मटेरियल का पर यूनिट ये दिया गया है, कंट्रीब्यूशन दी गई है, डिमांड हमें दी गई है। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें देखना है लिमिटिंग फैक्टर। तो लिमिटिंग फैक्टर के लिए डाटा तो हमें ये दिया हुआ है, इससे हमने ये चीज देखनी है कि उन्होंने हमें बताया है कि 600 घंटे आपके पास अवेलेबल है मशीन के, और मटेरियल आपको 500 का चाहिए। हमें ये देखना है कि एक्चुअली लगता कितना है। ये तो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है ना, क्वेश्चन में जो गिवन है वो अवेलेबल है। हम यहाँ पे निकाल लेते हैं रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड मशीन आवर, कि मशीन आवर्स आपको कितने चाहिए, और इस साइड पे मैं कर लूंगी रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड वहां पे मैंने रिक्वायर्ड मशीन आर लिखा है, यहाँ पे मैं लिखूंगी रिक्वायर्ड मटेरियल। मटेरियल कितना चाहिए। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि कितना चाहिए, ठीक है, ये हमें कितना कैसे पता चलेगा कि कितना मटेरियल चाहिए। हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स दिए गए हैं। वीकली डिमांड, प्रोडक्ट एक्स की डिमांड है 50 यूनिट, प्रोडक्ट वाई की डिमांड है 100 यूनिट। जब हमें यूनिट्स का पता होता है ना कि कितने होते हैं, तो हम पर यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि हमें कितने चाहिए। अब उसने हमें लेबर भी दिया हुआ है कि पर यूनिट लेबर कितना है 5, और एक्स का और वाई का 2.5। मटीरियल दिया हुआ है 10 और 5। हम दोनों का कर लेते हैं, यहाँ पे मैं मशीन आर एक्स और यहाँ पे वाई के कर लेती हूँ। मशीन आर से हमने करने हैं तो 50 यूनिट्स, 50 × 5। पर यूनिट कितना लग रहा है मशीन आर का, 5। 50 × 5। और वाई का कितने यूनिट्स हैं, वाई के 100 यूनिट्स हैं, 100 × 2.5। 100 × 2.5, 2.5 से मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया कि बेसिकली एक यूनिट के अंदर मशीन आर आपके 2.5 लगे हैं, तो 100 यूनिट में कितने लगे हैं, हमें वो रिक्वायर्ड देखने कितने। 50 × 5 इज इक्वल टू 250 आवर्स, 250 आवर्स। और 100 × 2.5 दैट इज ऑल्सो 250 आवर्स, 250 आवर्स। तो अगर हम लोग देखें इन दोनों को हम ऐड करें, टोटल आवर्स रिक्वायर्ड, टोटल आवर्स रिक्वायर्ड कितने हैं, 500। टोटल हमें 500 घंटे चाहिए, 500 आवर्स टोटल हमें चाहिए। क्वेश्चन में हमें कितने गिवन है, 600। इसका मतलब ये हुआ कि मशीन आर तो लिमिटेड नहीं है, क्योंकि मशीन आवर्स हमें ऑलरेडी 600 दिए हुए हैं, रिक्वायर्ड सिर्फ 500 है, तो वो तो हमारे पास लिमिटेड नहीं है। मटेरियल अगर हम लोग देखें तो मटेरियल के लिए हमें पर यूनिट बताया गया है कि कितना कितना लग रहा है। तो हम यहाँ पे एक्स और वाई का इसी तरह मटेरियल भी कर लेंगे। 50 यूनिट्स, 50 यूनिट्स बन रहे हैं और एक यूनिट के अंदर मटेरियल लग रहा है $10 का। इधर हमारे पास 100 यूनिट बन रहे हैं और 100 यूनिट के ऊपर, एक यूनिट के ऊपर लग रहा है $5। तो 10 × 50 दैट इज 500, एंड 10 × 5 दैट इज ऑल्सो 500। और इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास $1000 का मटेरियल, जबकि क्वेश्चन के अंदर हमें कितना गिवन है, 800 का। तो ये क्लियरली बात हमें नजर आ रही है कि हमें चाहिए कितने का, हमें 1000 का मटेरियल चाहिए, जबकि कंपनी कितने का अलाउ कर रही है, 800 का। तो आवर्स अगर हम लोग देखें तो आवर्स पूरे हैं, आवर्स हमारे पास पूरे हैं, आवर्स 500 चाहिए, जबकि कंपनी ने 100 फालतू दिए हुए हैं। लेकिन मटेरियल कंपनी कम अलाउ कर रही है, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर रिपोर्ट करेंगे। उसने कहा है कमेंट ऑन मशीन वेदर मशीन आर मटीरियल आर लिमिटेड एज पर यूनिट रिक्वायरमेंट। अगर हम लोग देखें तो इन एक्चुअल मटीरियल इज लिमिटेड बिकॉज रिक्वायर्ड मटीरियल इज फॉर $1000 एंड अवेलेबल मटीरियल इज ओनली फॉर $800। तो हम इस तरह इसको कमेंट्स करेंगे कि ये हमारे पास लिमिटेड है। अच्छा, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वन आगे वो दे रहा है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वन जरा अच्छा लेंथी क्वेश्चन है।
जिसको हमने करना है। टेस्ट फीड अंडरस्टैंडिंग 1 के अंदर हमें ये बता रहा है, सारा डाटा दिया हुआ है उसने, सेल प्राइस दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, कंट्रीब्यूशन दिया गया है, मटेरियल एक्स पर यूनिट दिया गया है, स्किल्ड लेबर टाइम दिया गया है, सारी चीजें दी गई है। वो कह रहा है आइडेंटिफाई लिमिटिंग फैक्टर, हमें यहाँ पे भी लिमिटिंग फैक्टर को आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन को नीचे रीड कर लेते हैं। वो कह रहा है कि द मैक्सिमम डिमांड पर वीक इज, एक वीक की मैक्सिमम डिमांड है 30 यूनिट्स, अल्फा की 30 यूनिट्स है और 10 यूनिट हमारे पास गैमा की है। दो प्रोडक्ट्स हैं अल्फा और गैमा, अल्फा हमारे पास 30 यूनिट चाहिए और गैमा हमारे पास 10 यूनिट्स चाहिए। वो कह रहा है कंपनी कैन सेल द अल्फाज एंड गैमा दैट इट कैन मेक, बट देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन अवेलेबल ऑफ बोथ मटेरियल एक्स एंड स्किल लेबर आर। मतलब वो कह रहा है कि मटेरियल और लेबर दोनों अवेलेबल जो है वो हमारे पास लिमिटेड है। देर वर 150 kg ऑफ मटेरियल एंड 45 आवर्स। मतलब हमें उसने क्वेश्चन में क्या बताया कि कंपनी कह रही है कि आपके पास 150 kg का मटेरियल अवेलेबल है और 45 आपको स्किल्ड लेबर आवर चाहिए। तो हमें यहाँ पे देखना है कि लिमिटिंग फैक्टर क्या क्या होगा हमारे पास। उसने पर यूनिट ऑफ मटेरियल कितना कितना चाहिए वो भी दिया हुआ है, स्किल्ड लेबर आवर कितना कितना चाहिए वो भी दिया हुआ है। तो हमने यूनिट्स में देख लेना है कि कितना होगा। यहाँ पे मैं वर्किंग कर लेती हूँ अल्फा के लिए, और यहाँ पे हम वर्किंग कर लेते हैं अल्फा के लिए, और यहाँ पे हम वर्किंग कर लेंगे गामा के लिए, तो हमें पता चल जाएगा। अल्फा के यूनिट्स पहले हम मटेरियल की कर लेते हैं। अल्फा के यूनिट्स हैं 30, मटेरियल की अगर मैं देखूँ तो मटेरियल के लिए इसके यूनिट्स हैं 30 और 30। अल्फा गामा यहाँ पे दोनों में लिख लेती हूँ। दोनों का हम मटेरियल का देखें, दोनों का मटेरियल देख रहे हैं इधर हम, अल्फा गामा दोनों का, अल्फा गामा दोनों का जो स्किल्ड आर है वो देखेंगे, इधर आर देखेंगे। अच्छा, 30 इंटू अल्फा के कितने केजी चाहिए, 2 kg, 30 इंटू 2 ये आ जाएगा 60 kg। आपको इसमें 60 kg चाहिए। गैमा के कितने हैं, 10 यूनिट्स हैं, बट उनमें चाहिए कितना आपको 4 kg, 10 इंटू 4 ये आपको चाहिए 40 kg। तो अगर मैं 60 + 40 करूं तो ये दोनों टोटल केजी हमें 100 चाहिए। टोटल 100 kg हमें लग रहा है। हमें अवेलेबल कितना है 150। ठीक है, अवेलेबल हमारे पास कितना है 150। अब आवर्स की वर्किंग भी कर लेते हैं। 30 यूनिट्स, अल्फा के 30 यूनिट्स हैं, जबकि आवर्स हमारे पास कितने हैं इसमें लग रहे हैं 1 आवर। ये हमें दिया गया है 1 आवर, 30 इंटू 1 इज इक्वल टू 30। गैमा के यूनिट्स हैं 10 इंटू 3, 3 आवर्स लग रहे हैं, 10 इंटू 3, 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 30। तो 30 + 30 टोटल आवर्स कंपनी को कितने चाहिए 60 आवर्स, कंपनी को 60 आवर्स, जबकि कंपनी अवेलेबल कितने कर रही है 45। तो हम इजीली कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो स्किल्ड लेबर है वो लिमिटेड है। स्किल्ड लेबर लिमिटेड है, क्यों कैसे पता चला, क्योंकि हमने जो केजीज पर केजीज नंबर ऑफ यूनिट्स, ये डाटा आप दिया हुआ है, ये डाटा आपको सिंपल क्वेश्चन में इसलिए दिया जाता है ताकि आप कंफ्यूज हो। सिंपल क्वेश्चन में तो इसको देखने की जरूरत ही नहीं है, बट ये डाटा हम आगे चल के यूज करेंगे, क्योंकि जब हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हमें प्रोडक्शन प्लान भी बनाना होगा, तब ये डाटा हमारे लिए वैलिड डाटा होगा, उसको हम यूज करेंगे। बट सिंपल क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई करो लिमिटिंग फैक्टर को, और कोई ऑप्टिमल प्लान नहीं बनाना, कोई कंट्रीब्यूशन वगैरह नहीं निकालनी, या मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कंपनी कितना अर्न कर रही है, उस तरह का कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब सिंपल हमारे लिए पर केजी और पर आवर को देखना जरूरी है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आगे वो कह रहा है कि ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान। अब हमें वो सारा डाटा चाहिए होगा, और उस सारे डाटा को हमने बल्कि यूज भी करना है, और उसके लिए मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगी, वो स्टेप्स लिखने हैं ताकि क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सके। अच्छा, अब थोड़ा लेंथी टाइप का क्वेश्चन होगा जिसके अंदर प्रोडक्शन प्लान भी हम बनाएंगे। कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान में सिंगल लिमिटिंग फैक्टर, जब एक लिमिटिंग फैक्टर होता है तो आप ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान कैसे बनाते हैं। आगे चल के हम बाकी मल्टीपल लिमिटिंग फैक्टर के अंदर भी प्रोडक्शन प्लान बनाएंगे, बट हम लोग अभी सिंगल फैक्टर को देख रहे हैं। उसके लिए हमें चाहिए होती है कंट्रीब्यूशन। उसकी रीजन क्या है, बेसिकली
जब कंपनी के लिए लिमिटिंग फैक्टर आ रहा होता है ना, तो कंपनी लिमिटिंग फैक्टर के रहते हुए ऐसे मतलब प्रोडक्शन प्लान अपना इस तरह का सेट करती है कि वो ज्यादा से ज्यादा इनकम अर्न कर सके, यानी कि कंट्रीब्यूशन ज्यादा कमा सके। इसलिए हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि हमने इस तरह से प्लान बनाना है प्रोडक्शन का कि हम कंट्रीब्यूशन ज्यादा कमा सकें। इन ऑर्डर टू डिसाइड विच प्रोडक्ट शुड मेड, कौन सी अब होता यहाँ पे मसला ये है कि हमारे पास जैसे ऊपर अल्फा गैमा प्रोडक्ट थी, इसी तरह ए बी प्रोडक्ट है। ए बी के अंदर हम लोग अगर लिमिटिंग फैक्टर है, जैसे अभी ऊपर हमें आर सिर्फ 45 अवेलेबल थे, जबकि चाहिए कितने थे 60। तो हमें ये चीज देखनी होती है कि हम ए ज्यादा बनाएं या बी ज्यादा बनाएं। तो बेसिकली हम वो प्रोडक्ट ज्यादा बनाते हैं जो हमें कंट्रीब्यूशन ज्यादा देती है, यानी कि जो इनकम ज्यादा देगी उसी को ज्यादा बनाएंगे ना, जो लॉस करा रही है उसको तो नहीं बनाएंगे। तो ज्यादा आवर्स हम उसमें कंज्यूम करेंगे जिसका हमें फायदा हो। तो यहीं पे यही चीज कह रहा है कि इन ऑर्डर टू डिसाइड विच प्रोडक्ट शुड मेड इन विच ऑर्डर, मतलब कितनी प्रोडक्ट और कितनी बनानी चाहिए, कौन सी पहले बनानी चाहिए, उसके लिए हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर चाहिए होती है। स्कार्स रिसोर्सेज की लिमिटिंग फैक्टर चाहिए होती है। और कंट्रीब्यूशन, सिंपल कंट्रीब्यूशन कैसे होती है, हमने पीछे F2 में पूरे टाइम ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है। सिंपल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आती है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। आप अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करते हो तो तब आपकी सेल प्राइस पर यूनिट यूज होती है माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यूज होती है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बट यहाँ पे वो कह रहा है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। मतलब हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये कंट्रीब्यूशन एज पर लिमिटिंग फैक्टर है, लिमिटिंग फैक्टर की मौजूदगी में कंट्रीब्यूशन क्या। उसके लिए जो ये सिंपल कंट्रीब्यूशन हम कैलकुलेट करते हैं उसको हम डिवाइड कर देंगे लिमिटिंग फैक्टर के साथ, यानी कि एक यूनिट का जो लिमिटिंग फैक्टर है, जैसे अभी ऊपर क्वेश्चन के अंदर एक यूनिट के लिए 2 kg दिया हुआ था, तो हम उस 2 kg से डिवाइड कर देंगे कंट्रीब्यूशन को। तो ये हमें इस तरह करना है, अगर आर्स है तो उसको भी हम इसी तरह डिवाइड करते जाएंगे। तो ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान के लिए वो हमें कह रहा है कि व्हेन लिमिटिंग फैक्टर आर प्रेजेंट, अगर जब लिमिटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, contribution and therefore profits are maximized when the product earning the highest amount of contribution per unit of limiting factor। मतलब हम लोग वो वाली प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बनाएंगे, उस प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अर्न करेगी, मतलब हाईएस्ट अर्न करेगी, वो प्रोडक्ट ज्यादा हमारे लिए बेटर होगी। द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रोडक्शन मिक्स इज नाउन एज ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान। ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान होता है बेस्ट प्रोडक्शन प्लान, जिसके अकॉर्डिंग हमारा सबसे ज्यादा प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट ज्यादा आता है या फिर हमारी कंट्रीब्यूशन हाईएस्ट आती है, कंट्रीब्यूशन हाईएस्ट यानी कि ज्यादा आती है, वो हमारे लिए बेस्ट प्रोडक्शन प्लान होता है। उसके लिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन के अंदर कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। स्टेप्स के अंदर वो कह रहा है कि सबसे पहले आप करो कंट्रीब्यूशन आपका प्रोडक्ट, मतलब ये कि ये सिंपल कंट्रीब्यूशन होती है। इसके लिए मैं जब स्टेप्स लिखवाती हूँ तो मैं पहला स्टेप लिखवाती हूँ सिंपल कंट्रीब्यूशन। और सिंपल कंट्रीब्यूशन भी पर यूनिट में, सिंपल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू सेल प्राइस पर यूनिट, या अब लिखना है ताकि फॉर्मूलाज इनके आगे साथ आते हुए, माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। यहाँ पे फॉर्मूलाज में लिखेगा लेकिन हमें लिखना है, ये आ जाएगा। उसके बाद वो कह रहा है कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन ऑफ उसका रिसोर्सेज। इस स्टेप को मैं ऐसे लिखवाती हूँ, दूसरे स्टेप को आप लिखेंगे कंट्रीब्यूशन, अगेन कंट्रीब्यूशन आगे एज पर लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर के हिसाब से कंट्रीब्यूशन, और इसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, सिंपल कंट्रीब्यूशन जो ऊपर निकालेंगे, सिंपल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर या तो आर लिखने हैं या केजी लिखने हैं, आर या केजी लिखने हैं। इस तरह से हमने कैलकुलेट करना है, इसका फॉर्मूला ये हो गया। फिर जो इसका आंसर आएगा स्टेप 3 के अंदर हमें क्या करना है, स्टेप 3 के अंदर रैंक करना है। रैंक का मतलब ये है कि जो सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू होगी, जैसे अगर फॉर एग्जांपल ए है, बी है, सी है, डी है, उसका 5 आंसर आ रहा है, तो सी आ रहा है, उसका 4 आ रहा है, उसका 2 आ रहा है, तो इसका मतलब फर्स्ट रैंक पे ये होगी, सेकंड पे ये होगी, थर्ड पे ये होगी और फोर्थ पे ये होगी। रैंक का मतलब ये सिलेक्ट करें। तो रैंक हमने किससे करना है, रैंक एज पर लिमिटिंग
ये वाला कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन एज पर लिमिटिंग फैक्टर, कॉन्ट्रीब्यूशन एज लिमिटिंग फैक्टर, इसकी बेस पे रैंक करना। तो हम रैंक करते जाएंगे, हाईएस्ट आंसर जो होगा वो ऑन द फर्स्ट प्रायोरिटी, हम इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे, जो हाईएस्ट होगा। मतलब स्टेप 2 का जो आंसर होगा जो हाईएस्ट होगा उसको हम रैंक करेंगे। रैंक करने के बाद हमें क्या करना है, एलोकेट करने रिसोर्सेज, मतलब ये कि हमें ये देखना है कि कौन सा सेलेक्ट पहले, ये किस स्टेप 4 किसकी बेस पे होगा, स्टेप 3 की बेस पे होगा। यूनिट्स हमने देखना है, कितने यूनिट्स बनेंगे और कौन सी प्रोडक्ट पहले बनेगी। अगर मैंने यहाँ पे कहा कि फर्स्ट पे अगर ए बन रही है तो ए के यूनिट्स कितने हैं, कितने बनेंगे, यूनिट्स हम देखेंगे। स्टेप 5 पे वो कह रहा है कि डिमांड जब पूरी हो जाएगी तो हमें हाईएस्ट रैंक करने के बाद देखना है कि मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी हमने अर्न किया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जितने यूनिट्स हमने स्टेप 4 पे बनाए उनको मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल कॉन्ट्रीब्यूशन से, सिंपल कॉन्ट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई करेंगे और इन सब को टोटल ऐड कर लेंगे। यानी कि ये जो हमारा स्टेप 4 है, स्टेप 4 इसको हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, स्टेप 1 के साथ आंसर, मतलब सिंपल कॉन्ट्रीब्यूशन का आंसर स्टेप 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन हमें ऐड करके टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल लेनी है। तो ये पूरा का पूरा हमारा प्रोडक्शन प्लान बनेगा और अभी हमें बताया जाता है मैक्सिमम कितनी कॉन्ट्रीब्यूशन अर्न कर रहे हैं, हमें फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। अच्छा, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वो कह रहा है ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान पे देयर इज अ सिंगल, मतलब जहाँ पे सिंगल लिमिटिंग फैक्टर है, कंपनी 4 प्रोडक्ट बना रही है, 4 प्रोडक्ट में से हमें देखना है तो कौन सी वाली प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बेहतर है, किस प्रोडक्ट को हमें पहले बनाना चाहिए, कितनी मिकदार में बनाना चाहिए। वो कह रहा है डिटरमिन द ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान। जब अगर क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपको किस तरह क्वेश्चन पूछेगा, या तो आपको वो प्रोडक्शन प्लान पूछ लेगा, या ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कोई भी स्टेप पूछ सकता है, वो रैंक करने का पूछ सकता है कि रैंकिंग। उसने आपको ए बी सॉरी उसने आपको ए बी सी डी दिए हुए होंगे, इसी तरह ये डाटा दिया हुआ होगा। वो एमसीक्यूज में ये भी पूछ सकता है कि 4 ऑप्शन में नीचे आपको ऑप्शन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वो इस तरह रैंकिंग करेगा डी सी बी ए, या फिर वो कहेगा ए डी सी बी, या फिर वो इन चारों में से रैंकिंग किस तरह आती है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट आते होंगे तो ये स्टेप पूछ सकता है। वो पूछ सकता है कि सी के कितने यूनिट्स बनेंगे और डी के कितने यूनिट्स बनेंगे, उसके लिए स्टेप 4 करना पड़ेगा। या वो फाइनल आंसर पूछ सकता है कि कंट्रीब्यूशन कितनी अर्न करनी है। तो ये किसी भी स्टेप में से एक एक स्टेप का पार्ट भी सॉल्व करने के लिए पेपर में आता है, और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें से सवाल आते हैं। तो हमें इस चैप्टर को अच्छे से करना है। अच्छा, अब हम स्टेप बाय स्टेप 2 स्टेप लिखेंगे, इसी तरह से सॉल्व करते जाएंगे। क्वेश्चन हमें गिवन है, स्टेप 1 हमारा क्या था, स्टेप 1 में यहाँ पे लिख रही हूँ, स्टेप 1 हमारा था कंट्रीब्यूशन, सिंपल वाली, ठीक है, सिंपल कंट्रीब्यूशन। सिंपल कंट्रीब्यूशन अब चारों प्रोडक्ट की निकालनी है। इसका फॉर्मूला क्या था, सिंपल कंट्रीब्यूशन कौन सी, पर यूनिट में चाहिए, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट करते जाएंगे, ए बी सी एंड डी। सेल प्राइस इसकी कितनी है, ये दी हुई है आपको, 19, 25, 40 और 50, अपनी अपनी इसमें से लेस करेंगे, ये सेल प्राइस है, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे। वेरिएबल लेबर कॉस्ट में वेरिएबल होती है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएबल होती है। इसके अलावा अगर वेरिएबल ओवरहेड दिए हुए हों तो वो भी वेरिएबल होते हैं। इसके अलावा अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं तो वो भी वेरिएबल ही कैटेगरी में जाते हैं। तो हमने माइनस करना है, 6 मैंने माइनस कर दिया, ये एक 6 माइनस होगा, 9 भी माइनस होगा, ये मैंने माइनस किया 6, यहाँ पे मैंने माइनस किया 9, ये दोनों मिला के वेरिएबल कॉस्ट बनती है। ये आपकी लेबर कॉस्ट है, ये आपकी मटेरियल कॉस्ट है, मटेरियल लेबर दोनों वेरिएबल होते हैं। अच्छा, 25 में से माइनस मैंने कर दिया 12 और 9, ये मैंने माइनस कर दिया। इधर मैंने माइनस किया 18 और 15, इधर मैंने माइनस किया 24 और 16, 24 और 16। तो इनकी सिंपल कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगी। सिंपल कॉन्ट्रीब्यूशन अगर हम कैलकुलेट करें तो पहले की आ रही है 4,
4, दूसरे की भी आ रही है 4, देन 7, देन 10 आ रही है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सिंपल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जो स्टेप्स मैंने बताए हैं उसी तरह से करना है। स्टेप 1 हो गया, आगे हमारा आता है स्टेप 2। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारा आता है स्टेप 2। स्टेप 2 पे हमने क्या करना है, कंट्रीब्यूशन एज पर लिमिटिंग फैक्टर करना है। कंट्रीब्यूशन, ये भी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ही आएगी, लेकिन ये एज पर लिमिटिंग फैक्टर आएगी। अब लिमिटिंग फैक्टर हमारा क्या है, उसने हमें कहा है कि लेबर को हम $6 पे करें। क्वेश्चन के अंदर अगर गौर करें हम, तो हमें पर यूनिट, एक यूनिट के ऊपर कितने घंटे लगते हैं, ये गिवन नहीं है, ये गिवन नहीं है। ठीक है, अब एक सिंपल कॉन्सेप्ट पे जाते हैं जो हम शुरू से पढ़ते हैं। टोटल लेबर, टोटल लेबर कॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स, जितने यूनिट बने मल्टीप्लाई बाय, अच्छा, यहाँ पे इसका फॉर्मूला हम जैसे लिखते हैं, टोटल लेबर कॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, सॉरी सॉरी, नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स, लेबर कॉस्ट की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ आवर्स मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर। हम ऐसे ही करते हैं, टोटल लेबर कॉस्ट कैलकुलेट, कितने आवर्स लगे और मल्टीप्लाई बाय कितना रेट लगा। अब अगर हम लोग देखें तो हमें हर प्रोडक्ट की कॉस्ट दी हुई है, ये दिया हुआ है, और रेट पर यूनिट दिया हुआ है, आवर्स नहीं दिए हुए। रेट ये नीचे दिया हुआ है, हर यूनिट के ऊपर लेबर का रेट दिया हुआ है, और टोटल कॉस्ट दी हुई है, ये नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि अगर हमें ये कैलकुलेट करना है बीच में, आर नहीं दिए ना, आर हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमें देखना है कि एक एक यूनिट कितने दिन बनता है, वो हमें यहाँ पे चाहिए। जैसे मैंने फॉर्मूला लिखाया था कि कंट्रीब्यूशन एज पर लिमिटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या था, कंट्रीब्यूशन एज पर लिमिटिंग फैक्टर में मैंने लिखाया सिंपल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय आवर्स या केजी। जब आपके क्वेश्चन में लेबर आवर्स लिमिटेड है तो आप आवर्स यूज करोगे डिवीजन में, जब आपके क्वेश्चन में मटेरियल लिमिटेड हो तो तब आप केजी यूज करोगे। एनीवेज हमें यहाँ पे ना मटेरियल गिवन था, ना केजीज गिवन थे, ना आवर्स गिवन थे, बट हमारा लिमिटिंग फैक्टर आवर्स है तो हमें आवर्स ही चाहिए। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ आवर्स अगर हम इधर लेते हैं, नंबर ऑफ आवर्स इज इक्वल टू, ये टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब हम डिवाइड करते रहेंगे, ये लेबर जो हमारा लिमिटेड है, लेबर, तुम्हें अगर ए बी सी और डी के आवर्स निकालने, पर यूनिट, एक यूनिट में आवर्स कितने लगते हैं, इसकी ये कितनी कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट 6, और एक एक लेबर का रेट कितने 6। अच्छा, बी का अगर मैं लेती हूँ तो 12 डिवाइडेड बाई 6, सी का देखते हैं तो 18 डिवाइडेड बाई 6, डी का देखते हैं तो 24 डिवाइडेड बाई 6। तो इसका आ जाएगा 1 आवर, इसका आ जाएगा 2 आवर, इसका आ जाएगा 3 आवर, इसका आ जाएगा 4। तो वो हमें आ गया। तो कौन इसका फॉर्मूला क्या था, आर में हमारे पास निकल आया। इसका फॉर्मूला क्या था, सिंपल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई आर। अब ए की कंट्रीब्यूशन 4 है, 4 है, 7 है, 10 है, इसको डिवाइड करते रहेंगे। 4 डिवाइडेड बाय 1, 1 मैंने कहाँ से लगाया, ये वाला पहला घंटा। 4 डिवाइडेड बाय 2, 3, 7 डिवाइडेड बाय 3, 10 डिवाइडेड बाय 4, ये जो आर थी, ये आर हमें आगे भी चाहिए होंगे, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना। केजीज होंगे तो हम कभी हम ऐसे ही यूज करेंगे, और केजीज होता तो फिर हम मटेरियल यूज करते, और यहाँ पे यूज एक मटेरियल केजी का रेट दिया हुआ था। अच्छा, अब हम लोग जब देखें तो इसका आंसर ए का आ जाएगा 4, ए का आंसर हमारा कितना होगा, 4, ए का आंसर आ जाएगा 4, और इसको जब मैं डिवाइड करने के लिए 2, इसको वो करने के 7 डिवाइडेड बाई 3, 2.33, इसके जब मैं करने तो ये आ जाएगा 2.5। स्टेप 2 सॉल्व हो गया। अगला स्टेप 3 है हमारा रेंज, रेंज करना, सेलेक्ट करना, कौन सा फर्स्ट पे आएगा कौन सा सेकंड।
सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो ये फर्स्ट पे आएगा, ए फर्स्ट पे आएगा, उसके बाद डी सेकंड पे आएगा, उसके बाद ये थर्ड पे आएगा, सी और ये फोर्थ पे आएगा। अब इसी तरतीब से हमने काफी प्रोडक्शन प्लान बनाना। हमारे पास अवेलेबल 12,000 घंटे हैं, इन 12,000 घंटे में हमें ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान सेट करना। ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान हमें सेट करना। ये फॉर्मूला में मैं तो रेट करने शुरू नहीं है कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये तो आप टोटल कॉस्ट के लिए भी इसी तरह ही यूज सकते हैं। यहाँ पे हमने बनाने लगी है प्रोडक्शन प्लान। ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान हम बनाते हैं। स्टेप 4 है हमारा ऑप्टिमल ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान। इसका फॉर्मूला में क्या था कि नंबर ऑफ यूनिट्स हम कितने बनाएंगे। 12,000 हमारे पास अवेलेबल है, यहाँ पे हम लिखेंगे अवेलेबल, हम सिर्फ 12,000 घंटे यूज करेंगे। अवेलेबल है 12,000, 12,000 घंटे में जो भी प्रोडक्ट सबसे पहले सेलेक्ट हुई है उसके हिसाब से बनाते जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास ए प्रोडक्ट सेलेक्ट हुई है और ए के कितने यूनिट बनेंगे, ए के यूनिट बनेंगे 1,000, इसमें डिमांड बताइए। हमें पहले बनाएंगे ए, और ए के हैं 1,000 यूनिट, तो ए का 1,000 यूनिट को 1 यूनिट को बनाने के लिए 1 घंटा लगता है। 1 मिनट में हमने घंटे ऑलरेडी निकाले हुए हैं 1, तो यहाँ पे ये सिर्फ आ जाएगा 1,000। 1,000 में माइनस किया तो पीछे बचा 11,000, 11,000 आवर्स। उसके बाद अगला हमारे पास जो अगली प्रोडक्ट होगी जिसको हम लेते होंगे, अगली सिलेक्शन के अंदर आ रही है डी प्रोडक्ट। अगली कौन सी है, डी प्रोडक्ट। डी हमारे पास कितनी है, अच्छा डी के कितने यूनिट बनेंगे, डी के बनेंगे 2,000। 2,000 यूनिट्स बनेंगे। एक यूनिट कितने में बनता है, एक यूनिट बनता है 4 घंटे में भी दिया हुआ। हमने कैलकुलेट किया है तो 8,000 घंटे इधर लगे देंगे 8,000। पीछे कितने बच्चे, 8,000 देंगे तो पीछे बचे 3,000। इसके बाद तीसरा कौन सा कलेक्ट हुआ है, तीसरा आया सी। सी फाइनल हुआ था ना, रैंक में तीसरे नंबर पे कौन सा आया है, सी। तो आगे हम ले लेंगे सी। सी के कितने यूनिट, तो यहाँ से 4,000 और एक यूनिट कितने में बनता है, सी के एक यूनिट को बनाने के लिए 3 घंटे लगते हैं। पहली बात यह है कि 4,000 यूनिट कितने में बनेंगे, 4 × 3 12,000। तो हमारे पास तो 12,000 का मटीरियल नहीं है, हमारे पास सिर्फ 3,000 का 3,000 के आर 3,000 को हम डिवाइड करेंगे। एक यूनिट कितना में बनता है 3 पर आवर में, 3,000 डिवाइडेड बाई 3, तो हमारे पास सिर्फ 1,000 बनेंगे। आप इस कॉन्सेप्ट को इस तरह याद रखो कि 3,000 घंटे हैं और सी प्रोडक्ट का 1 यूनिट बनता है 3 घंटों में, तो नंबर ऑफ यूनिट्स निकल आएंगे 1,000 यूनिट। तो इसके सिर्फ 1,000 यूनिट बनेंगे, 1,000 इंटू 3 करेंगे तो अगेन 3,000 आ जाएगा। सारे के सारे घंटे खत्म हो गए। अब हमें देखना है टोटल बी का कोई भी नहीं बनेगा, बी के 0 बनेंगे क्योंकि आज ही खत्म हो गए। अब हमने ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बना लिया, उसने कहा था कि कंट्रीब्यूशन भी देखो कंपनी कितनी कमा रही है वो भी कैलकुलेट करनी है। तो कंट्रीब्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, जो जो ये यूनिट्स हैं इनको सिंपल कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। एक एक कितना है, यहाँ पे स्टेप 5 में हम क्या देखने जा रहे हैं, कंट्रीब्यूशन अर्न बाय कंपनी। कंपनी में कितनी कंट्रीब्यूशन अर्न, एक यूनिट बने 1,000 और 1,000 की सिंपल कंट्रीब्यूशन सबसे पहले हमने निकाली थी वो है 4। ये और ये स्टेप्स बहुत नीट और क्लियर करके लिखना है ताकि क्वेश्चन सही समझ आए। तो पहला आ जाएगा 4,000, उसके बाद डी है, डी के कितने बने 2,000 यूनिट, तो 2,000 की कंट्रीब्यूशन कितनी है डी की, ये पूरा क्या आ जाएगा, ये 20,000 हो जाएगा। उसके बाद सी है, तीसरा 3 नंबर में है, सी के यूनिट्स कितने बने 1,000 और 1,000 मल्टीप्लाई बाय सी के 1,000 और सी की सिंपल कंट्रीब्यूशन कितनी है 7। और 12 मल्टीप्लाई बाय 70 आ जाएगा 7,000। सब कुछ ऐड करने में ये इधर से इधर अलग है और इधर से इधर तक हमने सिर्फ ऐड करना। 20 और 4 24 और 24 प्लस 7, ये आपको बात आ जाएगा 31,000। मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा
मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कंपनी ने कितनी अर्न की, 31,000। अब इस क्वेश्चन को एज इट इज रीड करके लिखना है। रीड करके लिखेंगे तो आपको समझ आएगी कि क्या क्या हमने किया। मैं यहाँ पे हाईलाइट करने लगी कि इस क्वेश्चन के अंदर हमने किया क्या क्या है। स्टेप वन मैंने आपको बताया कि सिंपल कंट्रीब्यूशन है, और उसके लिए मैंने बताया कि सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट करनी होती है। वेरिएबल कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट मटीरियल वेरिएबल है, डायरेक्ट लेबर वेरिएबल है, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएबल होते हैं। तो क्वेश्चन में हमें सेल प्राइस हर प्रोडक्ट की दी गई थी और वेरिएबल कॉस्ट हमें दी गई थी, हमें वो माइनस की। ये लेबर कॉस्ट में हर प्रोडक्ट की अपनी अपनी सेल प्राइस दी थी, उसमें से हर प्रोडक्ट में अपनी अपनी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते गए, तो हमारे पास पहला स्टेप सॉल्व हुआ कंट्रीब्यूशन का लिए। दूसरे स्टेप पे हमें कंट्रीब्यूशन वास्ते लिमिटिंग फैक्टर चाहिए था, और लिमिटिंग फैक्टर अगर हमारा आर है तो हमें हर यूनिट के लिए आर चाहिए थे। तो मैंने आपको वो फॉर्मूला बताया कि टोटल लेबर कॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर मल्टीप्लाई द रेट बाय आर। ये आपने क्या करना था, आर हमें नहीं दिया हुआ, ये हमें दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर। हर एक की टोटल एक एक यूनिट पे दी हुई थी, और एक यूनिट का रेट भी दिया हुआ था, बीच में हमें ये कैलकुलेट करना था। तो एक ही ये लेबर कॉस्ट अगर आप देखें तो 6 आपको दी हुई थी, और उसका रेट कितना था, 6 पर आर था। तो हमने उन दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया, इस फॉर्मूला को रिवर्स कर दिया, तो बीच में आर निकल आया। तो ये हमने 6 डिवाइडेड बाई 6 किया, इसका 1 आर आ गया। फिर बी के लिए हमारे पास 12 था, मैंने 12 डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि 6 पर आर था सबके लिए रेट, बट अपने अपनी कॉस्ट थी, अपनी यूनिट की अपनी अपनी कॉस्ट थी। 12 डिवाइडेड बाई 6 किया तो 2 आ गया। 18 डिवाइडेड बाई 6 किया तो 3 आ गया। 24 डिवाइडेड बाई 6 किया तो 4। ये आज मुझे क्यों चाहिए थे, ये मुझे स्टेप 2 के लिए चाहिए थे, क्योंकि मैंने आपको स्टेप 2 का पीछे फॉर्मूला लिखवाया, सिंपल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर मैंने उधर फॉर्मूला के साथ लिखवाया है आर्स या केजीज। अगर यहाँ पे मटेरियल होता तो हम केजीज लेते, बट आर्स था तो हमने आर्स लिए। ये वाले आर्स हम इधर ले आए, 1 2 3 4 जैसे जैसे वो आए थे उनको डिवाइड किया। ये हमारे पास आंसर्स आए। इन आंसर्स की बेस पे थर्ड स्टेप पे हमने रैंक कर लिया कि कौन सी प्रोडक्ट सबसे पहले बननी चाहिए, जो हमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन देगी। उस हिसाब से फिर हमने ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बनाया। ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान में हमने देखना था कितने यूनिट्स बन सकते हैं। टोटल हमें 12,000 घंटे थे अवेलेबल। ए यूनिट के 1,000 डिमांड हमें क्वेश्चन में दी गई होती है। ए यूनिट के 1,000 यूनिट्स थे, और ए यूनिट के 1,000 यूनिट में एक यूनिट 1 घंटे में बनता है, तो टोटल 1,000 घंटे सर्व हो गए। उसके बाद सिलेक्शन में हमारे पास डी था। डी के क्वेश्चन में दिए हुए थे 2,000 यूनिट। 2,000 यूनिट में एक यूनिट 4 घंटे में बन रहा था, तो उसको हमने कर लिया। इसी तरह सी के यूनिट क्वेश्चन के अंदर 4,000 थे, बट 4,000 में एक यूनिट 3 घंटों में बनता था। तो अगर मैं 4,000 को 3 से मल्टीप्लाई करती तो उसके लिए मुझे 12,000 घंटे चाहिए थे, बट मेरे पास सिर्फ 3,000 थे। तो मैंने क्या किया, मैंने 3,000 को 3 से डिवाइड करके नंबर ऑफ यूनिट्स निकाल लिए, वो नंबर ऑफ यूनिट 1,000 आ गए। इसको भी आप सेम उसी फॉर्मूला से कर सकते हो कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय रेट पर यूनिट। तो आपके पास टोटल कॉस्ट, आपके पास या टोटल आवर्स आप कर सकते हो, टोटल आवर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ आवर्स इनटू रेट। टोटल आवर्स आपके पास सिर्फ 3,000 बचे थे, और इधर नंबर ऑफ आवर्स, सॉरी नंबर ऑफ यूनिट्स आपको चाहिए थे, और एक यूनिट के अंदर एक यूनिट का रेट था 3। तो ये इधर 3,000 से आके 3 डिवाइड हुआ, तो हमें पता चला कि सिर्फ इसके 1,000 यूनिट बन सकते हैं। 1,000 को मैंने 3 सिंपल कंट्रीब्यूशन जो उसकी निकाली हुई थी, सॉरी इसके आर जो थे 3 से मल्टीप्लाई किया, 3,000 आवर्स ये भी यूनिट हो गए, और फिर इन सारे यूनिट्स के जो जो सिंपल कंट्रीब्यूशन हमने ये हमने कैलकुलेट की हुई थी, उनसे हमने मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। तो ये मेरे पास पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन का सवाल सॉल्व हो गया। पेपर में आपसे सिर्फ ये यूनिट पूछे जा सकते हैं, बीच में ये कंट्रीब्यूशन आंसर पूछा जा सकता है, रैंकिंग पूछी जा सकती है, सिंपल कंट्रीब्यूशन पूछी जा सकती है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना होता है, इसको करने की वर्क है वो करना है, ताकि पता चले क्वेश्चन समझ आए हैं।